हेलो। कैसे हो दोस्तों? ठीक हो? और काफी हद तक टेंशन तो खत्म हो गई होगी। कल आप लोगों का लास्ट है, तो होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक। बट उससे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मैं रिसर्च मेथड्स एंड एजुकेशन के हवाले से थोड़ा ओवरव्यू दे दूं, कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि वो भाई कैसे होना है जो ना चीज़ें आप लोग क्लियर तो हो कि भाई क्वेश्चंस और उसके बारे में जो ना टर्म्स के बारे में। बट इस जो ना मैं वीडियो में मैं आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आप उसको मजीद बेटर आंसर कर सकते हो। आप लोग जो है इन रिसर्च मेथड्स को जो ना आप मजीद डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भैया आपने डिटेल में बताना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल उसमें शॉर्ट करके उसमें वो करो। तो वो मैं मेजर कंपोनेंट्स में बताना चाह रहा हूँ। आप उसमें से कोशिश करके जितने भी आप मैक्सिमम उसमें यहाँ लिखना चाह रहे हो तो कर लो। रही बात ट्रम्स की, तो ट्रम्स आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो मेरा मेन फोकस इस वीडियो में होगा ब्रीफली कि भाई बताऊं कि आपने कौन से कंपोनेंट्स में आपने कवर करने हैं, ठीक है ना? तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये क्वेश्चन ठीक है ना? नंबर वन क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। भाई आपने क्या करना है पहले, तो डेफिनेशंस आपने कितनी देनी है, ठीक है ना? मैंने यहाँ पर 5 चूज की हैं। तो 5 डेफिनेशंस ऑफ द रिसर्च की मैं पॉसिबल है, ठीक है कि मैं मैक्सिमम यही करूंगा इतना कि भाई। और एजुकेशनल रिसर्च को आपने डिस्कस करना है दूसरा जो है ना, कि उसमें भी आपने पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई एजुकेशन में एजुकेशनल रिसर्च है क्या, ठीक है ना? आपने ये 5 डेफिनेशन के बाद जो ना मैंने कुछ डेफिनेशंस जो ना शॉर्ट मैंने देखी हैं कि राइट 6 डेफिनेशन ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च। सो ये मैंने अपना एक मैंने बनाया हुआ है लेआउट ना, ठीक है ना? आप उसमें कितनी कर सकते हैं कितनी ना करें तो वो एक अलग चीज है, ठीक है ना? आप वो कर लीजिएगा। तो मैंने इधर 6 मैंने की हैं। आई होप आई हैव डन द 6, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसका कि भाई टाइप्स ऑफ द रिसर्च जो है ना, तो 2 टाइप्स ऑफ द रिसर्च है ना। तो ठीक है, आप उसमें हिस्टोरिकल रिसर्च ले लें या एक्शन दे दें रिसर्च, या उसमें एक्सपेरिमेंटल। सो आई हैव चोजन 2 रिसर्च। वन इज द हिस्टोरिकल रिसर्च और दूसरा उसमें आपने देगा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब इसका लेआउट कैसे होगा? उसकी हिस्टोरिकल रिसर्च को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसमें टाइप्स कुछ आप दे दें। मैंने यहाँ पर काफी सारी टाइप्स लिखी हैं: डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, कंपैरेटिव, इंटरप्रेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। ये सारे उसके कंपोनेंट उसमें पार्ट्स आ जाते हैं। अब फिर उसमें आपने क्या करना है कि उसमें रिसर्च में जारी बात है, डेफिनेटली वी नीड द सोर्सेस। जो सोर्सेस होंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। अब ये हेल्प करेगा आपको सेकंड क्वेश्चन में। अगर आप लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहे होते हैं ना, तो रोल ऑफ सोर्सेस में इसमें क्या होगा? अब ये स्टेप्स मैंने लिखे हैं इसके कि हिस्टोरिकल रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है ना। तो इसमें मैंने 7 स्टेप्स दिए हैं कि आइडेंटिफाई एन आइडिया, टॉपिक, कंडक्ट बैकग्राउंड लिटरेचर, डिफाइन रिसर्च, डिटरमाइन हिस्टोरिकल मेथड, आइडेंटिफाई लोकेट प्राइमरी एंड सेकंड, evaluate authenticity and accuracy of the sources, and then develop the narrative and expose and the findings। बाकी जो मेथड रहेगा वो आप लोगों का वो इस तरीके से रहेगा। हमने इम्पोर्टेंस बतानी है उसकी, ठीक है, कि भाई ये क्यों इम्पोर्टेंट है हिस्टोरिकल रिसर्च। अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बताएंगे तब भी उसका यही होगा। अब इसमें दोनों चीजें आपने एक कंपैरेटिव एनालिसिस देना है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने हिस्टोरिकल का बताना है। तो ये आपका एक मॉडल आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। इसी तरीके से तो स्ट्रक्चर वही रखें आप। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फिर डेफिनेशन दे दे, प्रोसेस उसका कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि भाई वो होता कैसे। तो मैंने यहाँ पर उसका एक गूगल से मुझे लगा कि ये अच्छा है। तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, आप उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करें, हाइपोथेसिस बनाएं, रिसर्च डिजाइन करें उसका जो है ना, डिस्क्राइब पॉपुलेशन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया। ये आप लोगों को उसमें मदद भी देगा। अगर आपने कोई भी रिसर्च प्रपोजल देखा हुआ है तो ये सेम स्ट्रक्चर उसी का ही डिफाइन कर रहा है। आपने अगर थीसिस कोई लिखा हुआ है तो आप जो भी थीसिस का स्ट्रक्चर है वो आप सिंपली उसके स्टेप्स में दे दें कि भाई उसका प्रोसेस क्या होता है ना। ये सेम उसको फिर एक्सप्लेन कर रहा है कि उन्हीं कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा जबरदस्त हो जाएगा ना, कि आपने लोगों ने अगर रिसर्च की हुई है तो आप आराम से उस चीज को लिख सकते हैं ना। ये पॉपुलेशन के बारे में आपने डिस्कस किया, ठीक है। और दूसरा है कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया आपका।
ये डेटा एनालिसिस हो गया, रिपोर्ट राइटिंग उसके बारे में लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट भी उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है, फाइंडिंग हो गई थी। अब उसमें वापस आपने इम्पोर्टेंस देनी है, इम्पोर्टेंस देने के बाद आपने क्या करना है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने बता देने हैं। तो ये आप लोगों का ये चीज़ हो गई। दूसरा अगर हम उसको क्वेश्चन को अगर देखें कि लिटरेचर रिव्यू, तो उसमें पहले तो वो डिफाइन करना है, बताना है उसके लिटरेचर, बट मैंने यहाँ पर उसकी 4 डेफिनिशंस लिख ली थी कि लिटरेचर रिव्यू हो है क्या ना, तो मैंने 4 डेफिनिशन उसकी लिखी हुई हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वो डेफिनिशन शॉर्ट हो, तो वो अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। तो उसमें सोर्सेस आपने बताने हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स, जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा। दूसरा उसमें रोल बताना है उसमें ना, मैंने इसको इस क्वेश्चन को मैंने 3 हिस्सों में कर लिया ना। इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, दूसरा रोल ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू, उसके बारे में इम्पोर्टेंस का उसमें मैंने बता दिया, एंड रोल ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च। तो ये रोल के मैंने स्टेप्स मैंने बता दिए कि भाई ये स्टेप्स इसके होंगे और ये चीजें। तो ये था आप लोगों का जो ना एक जिसको मैं कहूँ कि ये मैंने एक मॉडल आंसर बनाया, और इस मॉडल आंसर को लेते हुए ही जो ना वो इसको अटेम्प्ट किया जाएगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये बड़ा यूज़फुल आ जाएगा। इसमें बाकी रही टर्म्स की बात, तो टर्म्स आपने उसको कीवर्ड्स देखें कि उसमें कीवर्ड कौन-सा है ना। तो एक तो आप ज़हन में ये बात याद रख लें कि व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एन एग्ज़ाम दैट यू शुड बी रेडी that this is one of the greatest method when a teacher is modifying the statement. They will not give you the same statement जो उसमें लिखी हुई है। तो वो स्टेटमेंट उसको मॉडिफाई किया जाएगा। अब उसको रिकॉग्नाइज आपने कैसे करना है? तो हर स्टेटमेंट में, हर टर्म में कीवर्ड होता है। तो आपने क्या करना है? सिंपली 45 इफ यू हैव 45 टर्म्स, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो कीवर्ड, अगर आपका इंग्लिश अच्छी है तो आपने उसको सिनोनिम्स में आपने देखना है कि यार इसका सिनोनिम क्या होता है। आपने फोकस करना ही कीवर्ड पे है। जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है। आपने अंडरलाइन कर देना है यार ये कीवर्ड, इसका मतलब क्या है, उसकी मीनिंग आनी चाहिए, दूसरा उसकी सिनोनिम आनी चाहिए। तो बजाय जो है ना 45 टर्म्स की डेफिनेशंस को याद करें और उनको और रट्टा लगाएं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये कभी भी काम नहीं करेगा अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में ना। तो मेरी आपसे सजेशन है, एक एक टर्म का कीवर्ड अंडरलाइन करें, उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, उसका सिनोनिम पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल हुई होगी, और गुड लक। चिल भी किया करें कभी कभी यार, चाय भी पिया करें, बिस्किट भी खाया करें, तो खुश रहा करें।